हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। तो आज की जो ये कक्षा लग रही है, यानी कि जो पूरी हम क्लास आज लेने वाले हैं, ये वीडियो की जो हम बात कर रहे हैं, ये क्लास 10th के लिए है। बहुत ही ज़्यादा जो है कंफ्यूजिंग जो टॉपिक है व्याकरण का, वो सबसे पहले शुरू कर रही हूँ। वो है रचना के आधार पर वाक्य का भेद। तो शुरू करें उससे पहले अपना परिचय दे दूं। मैं रूपाली वर्मा, आपकी हिंदी एजुकेटर, और आज शुरू करें क्लास 10th हिंदी कोर्स। और ए और बी दोनों ही, ध्यान रखिए, दोनों ही कोर्सेज में ये टॉपिक आता है, कोर्स ए में भी और कोर्स बी में भी। कोर्स ए में ये रहता है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, और जबकि कोर्स बी में इसका नाम रहता है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। अब भेद मतलब आप जानोगे तभी उसका रूपांतरण करोगे, और इधर जो बी में रूपांतरण दिया हुआ है उसके लिए आपको पहले भेद जानने ज़रूरी है। तो बेसिकली यहाँ पर हम पूरा आपको समझाने वाले हैं वाक्य क्या होते हैं, इनके क्या गुण हैं, इनके क्या अंग हैं, इनके जो भेद हैं और उनके उपभेद, सब कुछ हम समझाएंगे। तो बस जल्दी से फटाफट एक पेन और कॉपी लेकर अपने पास बैठ जाइए, ताकि जो भी आपको ऐसा लगे कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ ऐसा लगे कि जहां आप अटक रहे हो या इम्पॉर्टेंट है, आप लिख लो। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नोट डाउन कर लो, कमेंट बॉक्स में आप उसको लीव कर देना, ताकि हम उसे आपको और क्लियर कर सकें। तो यहाँ पर सिर्फ आपके लिए मैं यहाँ पर वन शॉट आज ले रही है। तो वन शॉट में तो हम क्या करेंगे, हम चैप्टर को समझेंगे, क्वेश्चन तो ऐसे आने वाले नहीं। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज भी अभी एमसीक्यूज के बेस में नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में एमसीक्यूज बेस पूछे जाएंगे, लेकिन अभी भी हम उसे एमसीक्यू में नहीं बताएंगे। सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें आपको समझाएंगे, जिसमें आप सिंपल एक वाक्य से दूसरे वाक्य में बदलते समय क्या क्या चीज़ें करेंगे, इसकी प्रैक्टिस हम कराएंगे एक्सरसाइज, यानी कि इसके बाद वाले वीडियो में। फिर उसके बाद हम मेन आएंगे आपके एमसीक्यूज में। अब आप ये बोलोगे कि मैम अभ्यासकार क्यों करा रही हैं आप, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे एमसीक्यू करा दीजिए। एमसीक्यू जो मैं करा रही हूँ वो तो ऐसा तो नहीं है कि आएंगे, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे एग्जाम मैथ्स में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसी तरीके से इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एक्सरसाइज कराना आपका मस्ट है, ताकि आप समझ जाओ जो उसके बेसिक रूल्स हैं, उन्हें जब आप समझ लोगे तो एमसीक्यू कहीं से भी उठा कर दे दो, आप फटाफट उसको हल कर पाओगे। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है वन शॉट। अब हमने जैसे बोला कि यहाँ पर शुरू हो रहा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या है, वो है वाक्य। वाक्य समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक प्रॉपर वाक्य आप नहीं समझेंगे तब तक उसके भेदों को आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक, शुरू करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहकर अपने मन के भाव दूसरों को बताना चाहता है। अब ठीक है, मेरे मन में कोई चीज़ आई तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके मन में कोई बात आई तो आप मुझे बताएंगे, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, फैमिली मेम्बर्स को बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। अब जब हम इनको प्रकट करते हैं तो कैसे प्रकट करते हैं, तथा उनके विचारों को सुनना जानना चाहते हैं। अब आप मेरे विचार मैं आपको बताऊंगी तो आप सुनना भी तो चाहोगे, अपनी बताओगे तो हम भी सुनेंगे। इसके लिए वह भाषा का सहारा लेता है। यह भाषा उसके मुंह से शब्दों या वाक्यों के माध्यम से व्यक्त होती है। आप कोई भी भाषा बोल लो, इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, आप संस्कृत बोलो, फ्रेंच बोलो, जापानी बोलो, जो भी बोलो, उसके लिए पहले आपको वाक्यों को फॉर्म करना सीखना होगा। वाक्य कैसे बनते हैं, जब तक आप ये बनाना नहीं सीखोगे आप कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अब वापस हम अपनी हिंदी पे आ जाते हैं। हिंदी में जब हम कोई बात बोल रहे हैं, हम जितना भी अभी तक आपसे बोले हैं, जब से वीडियो शुरू हुआ है तब तक हम आपसे बोल रहे हैं, अब हम जितना भी बोल रहे हैं उनमें वो सब क्या है, एक एक वाक्य हैं, जिनको जोड़कर मैं आप तक अपनी भाषा हिंदी के माध्यम से अपने मन की बातों को आप तक पहुंचा रही हूं। तो कोई भी भाषा होगा, हमेशा उसको बोलने के लिए हमें वाक्यों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। शब्दों की रचना वर्णों के सार्थक मेल से होती है। अब वाक्य किससे बनता है, वो शब्दों से बनता है, और ये शब्द किससे बनते हैं, वर्ण से बनते हैं। अब यहाँ पर आप समझ लो पहले बेसिक चीज़। ठीक है, आप बोलोगे कि ये क्या बोलती चली जा रही है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल क्लियर कर रही हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, हमने बोला आज हम आपको पढ़ाएंगे, आज हम
आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, पूरा ही क्लियर करना पड़ेगा आंसर क्या। ठीक है, पढ़ाएंगे, ओके, ये दा नहीं अड़ा है। तो यहां पर क्या आ रहा है, आप देख रहे हैं एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द और चार शब्द, ठीक है, 1 2 3 4। अब यहां पर ये चार शब्दों से मिलके बना है। अब जैसे हम ले ले आपको, तो आपको में आ है, पा है और का है और ओ की मात्रा है, ठीक है, ये है ना। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये सभी क्या है, वर्ण है, ये सब क्या है, वर्ण है। इन वर्णों के मेल से ही शब्द बने और ये शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हुए तो पद हो गए और इन्हीं पदों के मेल से वाक्य बन गए। क्लियर हो गया आपको ये सारी चीजें, ठीक है। अब आते हैं यहां पर क्या है, इन सार्थक शब्दों के साथ सार्थक एवं व्यवस्थित मेल से वाक्य बनते हैं। यानी कि शब्द हमेशा ऐसे हमें बनाने हैं जो अर्थ के साथ हों। मान लो जैसे अभी हमने बोला, हमने क्या बोला, आपको, ठीक है, एक शब्द मैंने आपके लिए बोला आपको, ठीक है, जिसको मैंने अभी आपको क्लियर किया। इस आपको हम लिखे प को आ, वर्ड वही थे, आप देख रहे हो ये जो वर्ड है वो वही थे, लेकिन ये क्या है, सार्थक है। ये क्या है, सार्थक है, ये है निरर्थक। यानी कि निरर्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ है ही नहीं, ये इसका अर्थ निकल रहा है तो ये सार्थक है। ऐसे वर्ण जब हमको अरेंज करते हैं और उनके अर्थ निकलते हैं तो वो सार्थक कहलाते हैं, और जब हम वर्णों को ऐसे ही ज्वाइन करें और कोई अर्थ ना निकले तो वो निरर्थक कहलाते हैं। अब आ जाते हैं जिनके द्वारा लिखने या बोलने वाले के मन का आशय समझ में आ जाता है। अगर हम सार्थक शब्दों को लेंगे तो हम जो बात भी बोल रहे हैं वो आप तक हम इजी वे से पहुंचा सकते हैं, ठीक है, जो कुछ भी है वो बहुत आसान तरीके से समझा लेंगे। इस तरह हम कह सकते हैं कि मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने वाला शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूर्ण आशय प्रकट करे वाक्य कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये पूरी इसकी परिभाषा है। यहाँ से मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने वाला वह शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूर्ण आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। अब आप ये बोलेंगे कि मैम इसकी तो ज़रूरत नहीं है, आप क्यों उसको अंडरलाइन कर रहे हैं। एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि वाक्य की परिभाषा क्या होगी, ठीक है, नीचे ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको बहुत सारे कंफ्यूजिंग डिफिनेशंस भी होगी और एक करेक्ट होगी, तो वो आपको ध्यान रखना है कि क्या होगा। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी परिभाषा है, ये हमारी परिभाषा है। क्लियर हो गया आपको। मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने वाला शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूर्ण आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। तो ये तो हमने समझा वाक्य, वाक्य तो हो गया, लेकिन अभी इसके आगे और क्या है वो देखिए, वाक्य के गुण। कोई भी वाक्य जब हम बनाएं तो उसमें 5 प्रकार के गुण होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। अब वाक्य में निम्नलिखित बातों का होना जरूरी है। पहली जो है वो है सार्थकता। मैंने अभी आपको बताया कि सार्थकता का होना सख्त जरूरी है। जैसे कि हमने बताया कि कोई भी शब्द है तो हम सही ढंग से व्यवस्थित करेंगे तो वो सार्थक है, नहीं करेंगे तो वो असार्थक हो जाएगा। देखिए वाक्य रचना के लिए जरूरी है उसमें प्रयुक्त सभी पद सार्थक हों। देखिए सबसे पहले पद और शब्द समझ लीजिए, ये तो अभी आपको हम समझाने ही वाले हैं। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है पद परिचय, उसमें तो हम क्लियर करेंगे, वो अभी हम आपको बता देते हैं। जैसे हमने बोला राम खाना खा रहा है, ठीक है, ये हमने बोला। अब इसमें जो पद आ रहा है राम खाना खा रहा है, तो राम हमारा ये जो अभी तक जब तक शब्द, जैसे शब्द है यहाँ पर हमने लिखा राम, तो ये राम जब है ये अभी शब्द है, क्या है, अभी ये शब्द है। लेकिन जैसे ही इसे हमने वाक्य में प्रयुक्त किया ये क्या बन गया, पद बन गया। क्योंकि जब तक शब्द स्वतंत्र रहता है उसे हम वाक्य में इस्तेमाल नहीं करते,
तब तक वो शब्द है। लेकिन जैसे ही उसे हमने वाक्य में प्रयुक्त किया तो क्या हो गया, उसकी आज़ादी खो जाती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है बदल जाती है, वो पद बन जाता है। कैसे, देखो मैं आपको बताती हूँ। जब तक आप अपने घर में हो, ठीक है, अब आप अपने घर में अकेले बेटे हो या भाई बहन जो कोई भी है, तो आपका नाम है, कोई भी नाम समझ लो, आपका नाम राम है। आप आपके पिताजी का जो भी नाम हो, आप उनके बेटे हो, माताजी के बेटे हो, आपका एक एड्रेस है, सब कुछ है, ठीक है, ये है। लेकिन अभी तक आप क्या हो, पद हो। लेकिन आप अगर स्कूल में पहुंच जाओ तो आपकी ये सारी आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाएगी, तब आप एक स्टूडेंट बन जाओगे। तब क्या बन जाते हो, आप शब्द बन जाते हो, क्योंकि तब आप एक भीड़ का हिस्सा हो जाते हो, तो आप उसी भीड़ में से एक नंबर काउंट किए जाओगे, शब्द। लेकिन घर में जब आते हो तो आपकी अपनी एक आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, तब आप क्या बन जाते हो, पद बन जाते हो। ठीक है, समझ में आया। बेसिकली क्या है, जब हम शब्द को हम वाक्य में इस्तेमाल करते हैं तो उसका अपना एक परिचय हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे हो हमने क्या लिखा, राम खाना खा रहा है, तो हमने आपको पद समझा दिया। अब ये पद है, वो आपका शब्द है। अब ये आइए, राम पार्क में खेलता है, ये हमारा सार्थक वाक्य है। क्या, कौन सा वाक्य है, ये हमारा सार्थक वाक्य है। क्यों, क्योंकि जब इसको हम पढ़ रहे हैं तो ये अपना अर्थ दे रहा है। क्या, एक लड़का राम है जो खेल रहा है, और कहाँ खेल रहा है, पार्क में खेल रहा है। हमें ये बात पूरी इजी तरीके से समझ में आ गई, क्योंकि सारे ही पद एकदम सही तरीके से व्यवस्थित ढंग से रखे हुए। पहले कर्ता है, फिर कर्म है, फिर क्रिया है। ये सारी चीज़ें अपने आप सही तरीके से रखी हैं जो वाक्य में होनी चाहिए। लेकिन जब हम नीचे वाला वाक्य पढ़ते हैं, मैं घर जाकर खाना खाऊंगा, तो आप ये भी देख रहे हैं कि ये भी पूरी तरीके से सार्थक है। तो ये दोनों सार्थक हैं, क्यों, क्योंकि इनका अर्थ निकल रहा है। सीधे आए कि मैं घर जाऊंगा और वहां जाकर खाना खाऊंगा। अब मैं यहां पर लिख दूं अगर कि पहला वाला वाक्य मैं आपको बता रही हूं कि पार्क में खेलता राम है, तो अब बताइए, अब इसको पढ़िए, क्या यहां पर सारी चीजें सही तरीके से अरेंज है। आप अर्थ तो समझ रहे हो, लेकिन ये पूरी तरीके से व्यवस्थित नहीं है। हम फिर भी अगर एक बार हम बोले पार्क में खेलता है राम, या पार्क में ये खेलता राम है, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो ये वाक्य पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ये सही तरीके से अर्थ को नहीं प्रकट कर रहा है, क्योंकि इसमें सारे ही पद सही तरीके से नहीं लगे। समझ में आया। तो हमेशा पहला वाक्य का जो गुण होता है वो है सार्थकता, यानी कि हमेशा पदों को सही ढंग से व्यवस्थित करिए ताकि उनका सही अर्थ निकले। ये इसका पहला गुण है। अब आते हैं हम दूसरे गुण पर, वो है योग्यता। ठीक है, इसका मतलब है क्षमता। इसका अर्थ यह है कि शब्दों में सार्थक होने के साथ साथ प्रसंग के अनुसार अर्थ देने की भी क्षमता होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम यहाँ पर किसी भी शब्द के साथ उसी के अनुसार क्रियाएं लगाते हैं ना। उसी, अब कर्म के, कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है, कर्म के हिसाब से काल चलता है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर हम इन सारी चीज़ों को बदल दें तो वाक्य की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। मतलब क्या हुआ, उसकी योग्यता, वो पूरी तरीके से योग्य वाक्य नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं तो स्त्रीलिंग हूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे, मैं तो आपको पढ़ाऊंगी ना। तो गलत हुआ कि नहीं, क्योंकि मैंने क्रिया में लिंग को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, तो वो योग्य वाक्य नहीं कहलाएगा। तो यही देखिए उदाहरण यहाँ पर है, पवन पानी खाता है। अब पानी जो है वो हमेशा क्या होगा, वो पिया जाएगा। क्या होगा, वो हमेशा पिया जाएगा, कभी खाया नहीं जाएगा। तो इस कंडीशन में ये वाक्य जो है वो योग्य नहीं है। दूसरा, ये वाक्य गलत हो गया। दूसरा आइए, पवन खाना खाता है, ये सही है। या तो यहाँ पवन पानी पीता होगा, या यहाँ पर पवन खाना खाता है होगा। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं पानी पिया जाता है, खाया नहीं जाता। दूसरी चीज, खाना खाया जाता है, पिया नहीं जाता। तो यहाँ पर सही वाक्य क्या है, पवन खाना खाता है। तो यहाँ पर हमने देखा ना कि उसके साथ हमने क्रिया सही नहीं लगाई। फिर दूसरा आइए, श्याम खाना पीता है, खाना पिया जाएगा नहीं, तो क्या होगा, पानी पिया जाएगा।
श्याम पानी पीता है, तो यहां पर फिर ये गलत हो गया क्योंकि हमने इसके साथ जो क्रियाएं लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। ठीक है, या तो लिंग गलत होगी या क्रियाएं गलत होंगी, तो इस वजह से काम गड़बड़ हो जाएगा। आपको हमेशा कर्ता के साथ ही क्रिया को लगाना होता है, या जो कर्म है उसके हिसाब से क्रिया को लगा। अगर मान लीजिए कोई वाक्य ऐसा होता है जिसमें कर्ता है क्रिया है, तो क्रिया हमेशा कर्ता के हिसाब से लगेगी, और अगर कर्म है तो क्रिया जो है वो कर्म के हिसाब से लगती है। तो वो आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जैसे मैं आपको कर्ता और कर्म का सीधे बता दूं, जैसे हम यहां लिख दें क्या, राम पढ़ता है, सीधे एक सेंटेंस देखिए आप, यहां पर है राम पढ़ता है। अब इस वाक्य में आप देख रहे हैं कर्ता है और दूसरा क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है, कर्ता है क्रिया है। दूसरा आ जाए हम, राम किताब को पढ़ता है। ठीक है, यहां पर, अब यहां पर आप देख रहे हैं कर्ता है, कर्म है और क्रिया है, ये तीन चीजें हो गई। अब इस कंडीशन में आप देखोगे हमेशा क्रिया कैसे लगेगी, या तो आप देखोगे कर्म कर्ता के हिसाब से लगेगी या कर्म के हिसाब से लगेगी। इन दो चीजों से हमेशा क्रिया लगती है और उसी का लिंग और जो सारी चीजें हैं वो लिया जाता है। अब जैसे यहां पर आप देख रहे हो पवन पानी खाता है, पवन खाना खाता है। अब यहाँ पर ये श्याम खाना पीता है, तो श्याम पानी पीता है। अब श्याम पुरलिंग है, आप यहाँ देखोगे श्याम यहाँ क्या है, पुरलिंग है, लेकिन लिंग हमारी क्या है, स्त्रीलिंग है, पीता है, तो पानी के साथ लगा हुआ है। ये किसके साथ लगा है, पानी के साथ, कर्म के साथ लगा हुआ है। तो यहाँ पर योग्यता हम किस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कर्ता के हिसाब से लिंग होनी चाहिए या कर्म के हिसाब से होनी चाहिए। अब अगला गुण देखिए क्या है, आकांक्षा। ये क्या है, एक्सपेक्टेशन, यानी कि इच्छा जो रहती है। इसका अर्थ है इच्छा। इसका आशय यह है कि वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, उसमें कोई भी शब्द कम नहीं होना चाहिए जिसके कारण वाक्य में अधूरापन लगे। अब जब हम कोई वाक्य बनाते हैं, एकदम से हम बोल दें कोई वाक्य अधूरा कर दें, आज हम आपको वो पढ़ाएंगे, आज हम अब वो पढ़ाएंगे, अब वो क्या पढ़ाएंगे, वो चीज़ हमने अब गायब कर दी, अधूरापन है कि नहीं वाक्य में। तो वाक्य जब भी हम बनाएंगे तो हमें पूरा वाक्य बनाना है। लड़के खाना है, क्या है, अब लड़का, अब यहाँ पर लड़के खाना है, तो यहाँ पर जो मिसिंग है लड़के खाना खा रहे हैं, यहाँ पर जो मिसिंग है वो क्या चीज़ है, लड़के खाना खा रहे हैं, ये शब्द यहाँ पर मिसिंग है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ से मिसिंग है, तो लड़के खाना खा रहे हैं, ये अब पूरा वाक्य, क्योंकि लड़के खाना है ये हमें आधा लग रहा है, तो यानी कि इसमें आकांक्षा जो इच्छा सही तरीके से व्यक्त करनी चाहिए वो नहीं हो रही है, तो ये हमारा सही है। नेक्स्ट आते हैं, सैनिक लड़ है, लड़ हैं क्या है, सैनिक लड़ रहे हैं, तो ये सही है और ये हमारा गलत हो गया क्योंकि इसमें रहे जो है वो मिसिंग है। तो पूरी तरीके से ये वाक्य को व्यक्त नहीं कर रहा है जो इच्छा हमारी होनी चाहिए। मान लीजिए हमको भूख लगी है, ठीक है, हमको भूख लगी है, तो हम मम्मी से बोलेंगे मम्मी खाना है, क्या खाना है, तो आप खाना चाहती हो, हम खाना चाहते हैं, दूसरे को खाना देना चाहते हैं, क्या है, आप सीधे बोलोगे ना मम्मी खाना चाहिए, भूख लगी है, आप पूरा सेंटेंस बोलोगे ना, तब मम्मा समझेगी। मम्मी आप बोलोगे मम्मा खाना है, तो मम्मा को क्या आपकी पूरी इच्छा समझ में आएगी, बिल्कुल समझ में नहीं आएगी कि आप बात क्या कहना चाह रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वाक्य में पूरी तरीके से हमें शब्दों को इस्तेमाल करना पड़ता है, तब हम अपनी इच्छा को व्यक्त कर पाते हैं। प्रश्न संख्या कह रही हूं, चौथा गुण है वो है पद क्रम। क्या है, पद क्रम। वाक्य का सही अर्थ जानने के लिए शब्दों का उचित पद क्रम में होना जरूरी है, यानी कि जो सीक्वेंस होना चाहिए वो उसी सीक्वेंस में हमेशा सारे पद होने चाहिए। पद का मतलब तो आपको क्लियर हो गया ना, शब्द जो स्वतंत्र हैं और उन्हीं शब्दों को जब वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो पद बन जाते हैं। यहाँ पर क्या दिया है उन्होंने कि पद क्रम का होना जरूरी है, यानी कि एक सीक्वेंस होता है हर वाक्य में शब्दों का, पदों का, वो सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। मान लीजिए जैसे अब आप सुबह आपके जो डेली रूटीन का सीक्वेंस क्या है, आप सुबह उठते हो, उठने के बाद वॉशरूम गए, फ्रेश अप हुए, ब्रश किया, पानी पिया, ये एक सीक्वेंस है। अब इसको जरा हम थोड़ा सा उलट दें,
आप उठे, आपने खाना खाया, फिर आप नहाने गए, फिर आपने पानी पिया, फिर उसके बाद आप फ्रेश होने गए, तो ये सीक्वेंस बिगड़ा ना? बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? गलत सीक्वेंस है ना। सीक्वेंस जो सही है वो प्रॉपर जो हमने पहले बताया वो है। तो उसी तरीके से किसी भी शब्द का अपना एक सीक्वेंस होता है। जैसे दिया, सारे देश के नागरिक कर्तव्यनिष्ठ हैं। अब यहां पर क्या है? सारे देश के नागरिक, मतलब जितने विश्व में सारे जितने भी देश हैं उन सभी के नागरिक कर्तव्यनिष्ठ हैं। ये बात आप कहना चाह रहे हो? आप तो क्या बोलना चाह रहे हो कि हमारे भारत देश के जो नागरिक हैं वो कर्तव्यनिष्ठ हैं। तो इसके लिए आप ये थोड़ी ना लिखोगे कि सारे देश के नागरिक कर्तव्यनिष्ठ हैं। तो यहाँ पर जो सारे शब्द है वो किसके साथ? देश के साथ लग गया। तो यहाँ पर ये सारे शब्द देश के साथ इंडिकेट कर दिया। लेकिन जबकि हम अपने देश के सारे नागरिकों के बारे में बात कर रहे थे, तो हम क्या लिखेंगे? देश के सारे नागरिक कर्तव्यनिष्ठ हैं। ये जो सारे शब्द है ये हमें सही जगह लगाना है। वो देश की जगह नहीं लगेगा, वो नागरिक की जगह लगेगा। क्यों? क्योंकि हम सारे नागरिकों के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा वाक्य आइए, गाय का ताकतवर दूध होता है। ठीक है, गाय का ताकतवर दूध होता है। तो ताकतवर दूध होता है कि दूध ताकतवर होता है? क्या होता है? जो चीज ताकतवर होती है वो दूध होती है या दूध ताकतवर होता है? क्या चीज होती है? आप पहले दिमाग से सोचो। तो यहां पर दूध जो है वो ताकतवर होता है। कोई ताकतवर चीज दूध नहीं होती है ना। कोई ताकतवर चीज, अभी हम ये आपसे बोल दें कि बढ़िया से दाल चावल खाओ, वो ताकतवर दूध है? इज इट पॉसिबल? ताकतवर चीजें तो बहुत सारी होती हैं। बहुत सारी चीजें हम खाते हैं जिससे हमको ताकत आती है, एनर्जी आती है, तो उसमें दूध भी एक है। तो हम क्या लिखेंगे? दूध ताकतवर होता है, ना कि यहां पर क्या है? सीक्वेंस बिगड़ा। गाय का दूध जो है वो ताकतवर होता है, इसे ऐसे करके लगाना चाहिए था। यहां पर सही थी, गाय का दूध ताकतवर होता है, यहां पर हमने इसका सही सीक्वेंस लगाया। इस हिसाब से ये गलत हो गया और ये सही हो गया। यानी कि आपको जो भी वाक्य में पद लगाने हैं वो एकदम सीक्वेंस में होने चाहिए। ठीक, अब हमारा आता है नेक्स्ट गुण। गुण क्या है? देखिए, इसका अर्थ है मेल। वाक्य में कर्ता, वचन, लिंग, कारक आदि में होना जरूरी है। इसके बिना वाक्य पूर्ण अर्थ नहीं निकालता। यानी कि वाक्य में जितने भी शब्द हैं उनका लिंग, वचन, काल, कारक के हिसाब से एकदम परफेक्टली मेल होना चाहिए। अब पता चला कर्ता स्त्रीलिंग है, क्रिया हम पुल्लिंग लगा रहे हैं, कर्म जो है वो स्त्रीलिंग है या हम क्या कहते हैं क्रिया पुल्लिंग लगा रहे हैं। इस तरीके से हमें नहीं करना है। हमें सारी चीज़ें क्या करनी है? एक दूसरे में आपस में समन्वय रहे इन सब का। उदाहरण देखिए, मेरा देश में अनेक नदियां बहता है। अब देखिए क्या है, मेरा देश हम बोलेंगे कि मेरे देश में बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मेरा देश बोलेंगे, मेरे देश। पहला तो यहाँ गलत हुआ। अब दूसरा उसके बाद जो हमारा आ रहा है वो क्या है? अनेक नदियां बहती हैं होता है। क्या होता है? अनेक नदियां बहती हैं। तो पहली यहां गलत हुआ और दूसरा यहां गलत हुआ। ठीक है, अब आप देखिए, मेरे देश में अनेक नदियां बहती हैं। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अगर संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, वो हमेशा कर्ता, वचन, लिंग, कारक आदि में सही तरीके से तालमेल के साथ बैठना चाहिए। जैसे अक्सर आप देखते हो कि बहुत सारे लोग जो हैं सही तरीके से लिंग का इस्तेमाल नहीं करते, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का, तो वो वाक्य गलत हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, चूहे किताबें कुतर गईं। अब चूहे किताबें कुतर गए होगा कि कुतर गईं? आप बताइए। तो सही, ये गलत हो गया, कुतर गई नहीं होता, गए हो गया। तो चूहे किताबें कुतर गए। यहां पर हमारे वाक्य के जो गुण हैं वो कंप्लीट हुए। अब हम वाक्य के अंग पे आ जाएं। अब आप सबसे पहला क्वेश्चन, अभी तक आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हमें तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ने, मैम ने इतने फालतू में 5 जो हैं वो गुण क्यों पढ़ा दिए? पहली चीज, जब आप एक वाक्य से दूसरे वाक्य में रूपांतरित करोगे तब इन सब की जरूरत आपको पड़ने वाली है। ठीक, मान लो आपको रूपांतरित भी नहीं करना, आपको एमसीक्यूज में करेक्ट करना है। 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 तरह के वाक्य दिए जाएंगे और उसमें आपको सही वाक्य ढूंढना होगा। सिर्फ उसमें कहीं लिंग गलत होगा, कहीं वचन गलत होगा, कहीं काल गलत होगा। इस हिसाब से बहुत से वाक्यों को आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा कि ये ऑप्शन गलत है। तो इसीलिए मैंने पहले आपको गुण बताए हैं कि आपको पता होना चाहिए कि एक वाक्य का सही क्रम क्या होता है,
किस तरीके से आपको, क्योंकि जब हमें एमसीक्यू में ये सारी चीज़ें छांटनी पड़ेंगी ना, उस समय दिमाग का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार वाक्य रूपांतरित होता है ना, तब हम अपने हिसाब से वाक्य बनाकर लिख देते हैं, लेकिन जब छांटना पड़ता है तो उसमें सही छांटने के लिए हमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। चलिए, गुण हो गए। अब हम आ गए वाक्य के अंग पर। वाक्य के अंग देखिए क्या है। वाक्य की रचना के आधार पर उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, वाक्य के गुण, वाक्य के अंग और वाक्य के भेद, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। अब जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, जो मैं अक्सर इस टॉपिक के लिए समझाती हूँ आप सभी को। मनुष्य, मनुष्य के कितने भेद हैं आप बताओ? मनुष्य के भेद कितने हैं? मनुष्य के दो भेद हैं, स्त्री और पुरुष। ठीक है, अब आपसे बोलेंगे मनुष्य के कितने अंग होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, सब ये बोलोगे ना, ये क्या हो गए? अंग हो गए। अब गुण मनुष्य के क्या होते हैं? विनम्रता, दयनीयता, परोपकारी, सहृदयता, संवेदनशीलता, ये सारे गुण उसके अंदर होने चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो ये जिस तरीके से हमने मनुष्य का एग्जाम्पल लेकर आपको तीनों चीजें, उसी तरीके से वाक्य में। अब वाक्य हमारे सामने बना है, इसके दो अंग होते हैं। ठीक है, वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। क्या होता है? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या? वाक्य का वह अंग जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। यानी कि हम बहुत सारे वाक्य बोलते हैं, अब हर वाक्य में हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, कोई भी चीज है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जैसे मान लीजिए हमने बोला कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने आपको पढ़ा, मैं कौन हूँ? मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं किसके बारे में इस बारे में बात कर रही हूँ? मैं पढ़ाने के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं बोलूँ ताजमहल संगमरमर का बना है, अब इसमें मैंने किस बारे में बात करी? मैंने ताजमहल के बारे में बात करी, तो ताजमहल क्या है? वो उद्देश्य हो गया। संगमरमर का बना है, हमने ये उसके बारे में बात करी, तो वो विधेय हो गया। अब इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से क्लियर करती हूँ। चलिए देखिए, उदाहरण यहाँ पर है, जैसे यहाँ दिया है राम सो रहा है। ठीक है, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है राजू खाना खा रहा है। तीसरा है किसान फलों के पेड़ भी लगाते हैं। चौथा है जवान देश की रक्षा करते हैं। ठीक है, चारों वाक्य हमने पढ़ लिए। पहले वाक्य में आइए, राम सो रहा है। ठीक है, हम इस पूरे वाक्य में हमने किसके बारे में बात करी? हमने राम के बारे में बात करी। तो राम हमारा क्या है? राम हमारा उद्देश्य है। क्या है ये? उद्देश्य है। राम उद्देश्य है। उसी तरह राजू खाना खा रहा है, किसके बारे में बात करी? राजू के बारे में बात करी, तो राजू उद्देश्य हो गया। किसान फलों के पेड़ भी लगाते हैं, तो यहाँ पर किसान कौन हो गया? किसान के बारे में बात करी, तो वो उद्देश्य हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं जवान देश की रक्षा करते हैं। अब यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जवान देश की रक्षा करते हैं, तो यहाँ हमने जवानों के बारे में बात करी, तो जवान आपके उद्देश्य हो गए। तो ध्यान रखना, वाक्य में हम जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं वो हमेशा उद्देश्य रहेगा। इन वाक्यों में राम, राजू, किसान और जवान के विषय में बताया जा रहा है, इसलिए राम, राजू, जवान और किसान उद्देश्य है। अब हम आ जाते हैं दूसरे अंग यानी कि विधेय पर। किस पे आए हम? विधेय पर। अब विधेय क्या होता है? ये देखिए, विधेय होता है वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य समझ में आया कि वाक्य में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा उद्देश्य है। फिर जो बात कही जा रही है वो विधेय है। समझिए, जैसे यहाँ दिया है करण खेल रहा है, तो यहाँ हमने किसके बारे में बात करी? खेलने के बारे में बात करी कि करण के बारे में बात करी? हमने बात करी करण के बारे में। तो करण हमारा कौन है पहले बताइए? करण हमारा उद्देश्य है। कौन है? करण हमारा उद्देश्य है। ठीक है, अब फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं अपने खेल रहा है, दूसरा बचा हुआ रेस्ट ऑफ द पार्ट भी तो है। अब ये क्या है? करण के बारे में क्या बात करी हमने? कि वो खेल रहा है। करण के बारे में, करण उद्देश्य है, करण के बारे में हमने बात क्या करी? कि वो खेल रहा है। तो वो खेल रहा जो है वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा विधेय हो गया। क्या हो गया? विधेय हो गया। समझ में आया? इसी तरह दूसरा देखिए, अब आप यहां पर फिर से
नेक्स्ट है चित्रकार चित्र बनाता है। यहां हम किसके बारे में बात करें? चित्रकार के बारे में। तो चित्रकार हमारा क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। चित्रकार हमारा उद्देश्य हो गया। अब चित्रकार के बारे में हमने क्या बात करी कि वो चित्र बनाता है। तो जो चित्र बनाता है वो हमने उसके बारे में बात करी, वो क्या हो गया? विधेय हो गया। क्लियर? अब नेक्स्ट आते हैं, चित्रा गीत गा रही है। तो पूरे वाक्य में किसके बारे में बात हुई? अब आप बताओ किसके बारे में बात करें? हम चित्रा के बारे में बात कर रहे हैं। तो चित्रा कौन हुई? उद्देश्य हुई। सीधे सीधे चित्रा कौन हुई? आपकी उद्देश्य हो गई। फिर उसके बारे में हमने क्या बात करी कि वो गीत गा रही है। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया? विधेय हो गया। वो क्या हुआ? विधेय हुआ। अब है मंजरी बस से शहर गई। अब क्या है? मंजरी बस से शहर गई। तो अब इस पूरे बारे में हमने क्या बात करी? हमने बस के बारे में बात करी है, हमने उसके जाने के बारे में बात करी है, हमने मंजरी के बारे में बात करी है। तो मंजरी हमारी कौन हो गई? मंजरी हमारा उद्देश्य हो गया। ठीक है, और फिर हमने क्या बात करी उसके बारे में कि वो बस से शहर गई। तो ये हमारा क्या हो गया? विधेय हो गया। तो समझ में आया? हम किसी भी वाक्य में जिसके बारे में बात कर रहे हों वो हमेशा क्या होता है? उद्देश्य, और जो बात कही जा रही है वो विधेय होगा। अब इसको एक चीज और समझिए, हमने सभी में देखा कि उद्देश्य लाइन से वाक्य के शुरू में आ रहे हैं, पर ये कंपलसरी नहीं है। कभी कभी उद्देश्य वाक्य के बीच में भी आते हैं। ये बस आपको वाक्य पढ़ते समय ध्यान देना है कि उद्देश्य कहाँ है और विधेय कहाँ है। जैसे आप लोग इंग्लिश में सब्जेक्ट प्रेडिकेट करते हैं ना, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट होता है उद्देश्य और प्रेडिकेट होता है आपका विधेय। ठीक है, उसमें भी आप ढूंढते हो कि कहाँ पर सब्जेक्ट है कहाँ पर प्रेडिकेट है, उसी तरीके से होगा। उसमें भी देखिए सब्जेक्ट कभी बहुत कई बार होता है सब्जेक्ट मिडिल ऑफ द सेंटेंस आता है, तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर इन वाक्यों में खेल रहा है, देखिए हमने बोला था ना, खेल रहा है, चित्र बनाता है, दूसरा गीत गा रही है, और चौथा बस से शहर गई। बस से शहर गई, ये सभी आपके वाक्यों में विधेय हैं। तो उद्देश्य और विधेय आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया कि उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं मेन हमारे पार्ट पे, वो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो अब बेसिकली हम शुरू कर रहे हैं वाक्य के भेद। ठीक है, वाक्य के भेद। अब ये होता है वाक्य जब बनते हैं तो उन्हें किस हिसाब से हम उनको कैटेगरी डिसाइड करते हैं। पहली चीज़ होती है जब वाक्य हमारे सामने बनकर तैयार हो गए तो उनके अर्थों को समझकर हम समझते हैं कि वो, तो अर्थ की दृष्टि से अर्थ के आधार पर वाक्य कितने 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के, जो हम सभी ने क्लास 9th में पढ़े हुए हैं। ठीक है, जिसमें आपका विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, फिर आपका हो गया प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, फिर आपका हो जाता है विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। तो इस तरीके से मिलाकर ये हमारे वाक्य हो जाते हैं पूरे। ठीक, अब रचना, अब जैसे हमारे सिलेबस में क्या है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, या रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद, या रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, कुछ भी अगर आपके पास दिया है तो उसमें यही चीज़ आएगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या दिया है, रचना के आधार, तो हमारे सिलेबस में यही पर है तो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, तो यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के भेद यानी कि रचना या बनावट। अब इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताती हूँ। जब हम वाक्य बनाते हैं, जब हम वाक्य को बनाना शुरू करते हैं, उसके आधार पर हम वाक्य को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारी बात जो है वो एक सेंटेंस में ख़त्म हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, हम 2 सेंटेंस में अपनी वाक्य को ख़त्म करते हैं, 2 वाक्य लेते हैं अपनी बात को ख़त्म करने के लिए, हम 2 वाक्यों को आपस में ज्वाइन करके बोलते हैं। और कभी कभी क्या होता है, हम एक साथ 2 वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं और एक वाक्य की पूर्णता दूसरे वाक्य पर होती है। जैसे मैं आज आऊँ, मैं शायद आज आऊँ क्योंकि मुझे बाहर जाना है। ठीक है, मैं शायद आज आऊँ क्योंकि मुझे बाहर जाना है। तो यहाँ पर हमने अपनी बात खत्म करने के लिए 2 वाक्यों का इस्तेमाल तो किया, लेकिन अपनी एक बात को हमने दूसरी बात पर डिपेंड कर दिया।
तो यही हम तीनों चीज़ों को समझने वाले हैं। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य 3 तरह से होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, अक्सर कंफ्यूजन जो होता है वो इन 2 वाक्यों के बीच होता है, और तीसरी चीज होती है मुख्य वाक्य आश्रित उपवाक्य, है ना, मुख्य उपवाक्य आश्रित उपवाक्य। इन 2 चीजों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। तो परेशान नहीं हुई है, आज के वीडियो में आपकी सारी चीजें क्लियर हो जानी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सरल वाक्य। क्या आता है? सरल वाक्य। इसमें अभी हमने इसी वीडियो में एक चीज और सीखी थी, वो थी उद्देश्य और विधेय। उसका इस्तेमाल यहां पर होने वाला है। ठीक है, चलिए देखें। सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब आप ये चीज समझने बैठोगे कि इसमें कौन सा उद्देश्य है और कौन सा विधेय है। पहले उसको समझ लेते हैं, फिर इसके शॉर्ट फॉर्म पे चल जाएंगे। ठीक है, कि एग्जाम में हमें समय बचाना होता है, तो हमें जल्दी काम करना होता है ना, तो उसका भी शॉर्ट फॉर्म हम निकालेंगे। कैसे? देखिए, सबसे पहले है वाक्य हमारे पास यहाँ पर वर्षा हो रही है। इस वाक्य में हमने किस बारे, 2 चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें इन्होंने बोला कि सरल वाक्यों को पहचानने के 2 आधार हैं। पहला हमारे पास में है उद्देश्य है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास आ रहा है विधेय। क्या आ रहा है? विधेय। ये 2 चीजें हैं। ठीक है, मैं इसीलिए अलग अलग कलर्स ले रही हूं ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। ठीक है, 2 चीजों के आधार पर हमें निकालना है उद्देश्य और विधेय। वाक्य पढ़ते जाइए। ठीक है, अब यहां पर देखिए, वर्षा हो रही है। सिंपल क्या है, यहां पर किसके बारे में बात करी हमने? वर्षा के बारे में बात करी, तो ये हो गया हमारा उद्देश्य। मोहन पतंग उड़ा रहा है। इस वाक्य में किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम मोहन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो गया उद्देश्य। फिर बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। किसके बारे में बात करी हमने? बच्चों के बारे में बात करी, तो बच्चे हमारे क्या हो गए? उद्देश्य हो गए। रविवार को भी हम पढ़ेंगे। रविवार को भी हम पढ़ेंगे। यहां किसके बारे में बात हो रही है? हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। हमने रविवार के बारे में बात नहीं करी है कि जब रविवार होगा तब हम पढ़ेंगे। हमने क्या बात करी? हम अपने बारे में बात करें। तो यहां पर ये हम जो है ये उद्देश्य। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना कि मिडिल ऑफ द सेंटेंस भी उद्देश्य आता है। फिर आते हैं वह फलों के लिए बाजार गया। तो यहां हमने वह के लिए बात करी, तो ये भी हमारा उद्देश्य हो गया। ठीक, फिर है राम खाना खाकर सो गया। तो यहां राम क्या है? ये आपका उद्देश्य हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं विधेय पर। वर्षा, अब वर्षा के बारे में क्या बात करी जा रही है? वो हो रही है। तो यहां पर ये जो हो रही शब्द है ये हमारा विधेय हो गया। फिर आते हैं पतंग उड़ा रहा है। पतंग कौन उड़ा रहा है? मोहन। मोहन ने क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया? विधेय हो गया। फिर है बच्चे के बारे में क्या कहा जा रहा है? मैदान में खेल रहे हैं, तो ये सभी विधेय हो गया। ठीक है, अब इस सेंटेंस में थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होगा, तो रविवार को भी पढ़ेंगे, रविवार को भी पढ़ेंगे, ये विधेय है। ठीक है, क्या होगा यहां पर? रविवार को भी पढ़ेंगे, ये हमारा विधेय है। जब सेंटेंस के बीच में उद्देश्य आता है तो हमें इसी तरीके से विधेय को निकालना पड़ता है। फिर आते हैं वह के बारे में हमने क्या बात करी? फलों के लिए बाजार गया। उसके लिए हमने क्या बात करी? फलों के लिए बाजार गया, तो ये विधेय हो गया। फिर है राम खाना खाकर सो गया। तो राम हमारा उद्देश्य है। राम के बारे में क्या बात हुई? कि वो खाना खाकर सो गया, तो खाना खाकर सो जाना हमारा विधेय हो गया। ये तो हमने आपको बेसिक डेफिनेशन के वे में बता दिया इन 2 चीजों के बारे में कि उद्देश्य और विधेय क्या होता है। ठीक है, लेकिन अब आपको जो समझना है उस पर ध्यान दीजिएगा। मेन जो आपको ध्यान देना है वो क्या है? अब हम थोड़ा सरल वे में आ जाएं कि मैम एकदम से देखें और हम सरल वाक्य को समझ जाएं। मैंने आपको बताया वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में हमेशा 2 वाक्य होते हैं। ध्यान रखना, हमेशा
दो वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य एक ऐसा होता है कि वो सिंपल एक सेंटेंस होगा, जैसे आप यहां देख रहे हो ना, वर्षा हो रही है। अब ये क्या बोलेंगे, बादल छाए और वर्षा होने लगी, तो यहां पर दो सेंटेंस हो गए ना। जब बादल छाए तब वर्षा हुई, तो यहां पर भी दो सेंटेंस है। तो जहां कहीं दो सेंटेंस हैं वो कभी भी कैटेगरी में आएंगे ही नहीं, सरल वाक्य की कैटेगरी में नहीं आते। अभी जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना तो ये आपके लिए बहुत ही आसानी से क्लियर होगा। अब हम आते हैं हमारे दूसरे भेद पर, वो है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य को किस तरीके से पहचानेंगे, इसको समझिए। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि उपवाक्य क्या होता है, क्योंकि यहां पर जो बात आई है वो किसकी आई है, उपवाक्य। तो उपवाक्य क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना, कोई भी सेंटेंस जब होता है, एक सिंपल सरल सेंटेंस होता है तो उसमें एक ही सेंटेंस है, तो उसमें मुख्य वाक्य आश्रित उपवाक्य का कोई मतलब नहीं होता। जब आप ये देखोगे एक सेंटेंस बोलने में हमें दो वाक्यों का जरूरी, मतलब कोई बात समझाने के लिए हमें दो वाक्यों की जरूरत पड़ रही है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई, ठीक है, यहाँ पर दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है माँ बाजार गई और दूसरा है सब्जियां लेकर आई। तो ये आपका पहला सेंटेंस है और ये आपका दूसरा सेंटेंस है। जैसे मैंने आपको बताया था, सरल वाक्य को छोड़कर बाकी दोनों यानी कि संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में हमेशा दो वाक्य ही रहेंगे। इसमें आप देख रहे हो दो वाक्य हैं, दिख रहा है ना, दो वाक्य हैं। तो बस पहला वाक्य ये है, दूसरा वाक्य ये। अब इसमें आपको बात की गई स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, यानी कि स्वतंत्र का मतलब आजाद है, वो एक दूसरे से बंधे नहीं है। जैसे एक उपवाक्य ये है, भाई ये तो पूरा हमारा एक वाक्य हो गया, ठीक है, इसमें दो वाक्य हैं तो एक उपवाक्य ये है और एक उपवाक्य ये है, ठीक है। जब एक ही बात को कहने के लिए हम दो वाक्यों की जरूरत हमें पड़ती है और दोनों ही स्वतंत्र हों। अब स्वतंत्र का मतलब आप समझो, अब क्या बोलेंगे, क्या कैद में रखा है, कैद में की बात नहीं है। इसको स्वतंत्र या व्याधिकरण कैसे होता है, सबसे पहले समझिए क्या होता है। यहाँ पर माँ बाजार गई, बाकी छोड़ दो, बाकी मिटा दो, वो हमने पढ़ा ही नहीं। माँ बाजार गई, अब इसको बोलने के बाद खुद अपने आप सोचो, क्या इस वाक्य के आगे कोई सेंटेंस है, इस वाक्य में कोई अधूरापन लग रहा है हमें, बताइए, कोई अधूरापन हमको महसूस हो रहा है कहीं पर, हमें लग रहा है कि वाक्य अपने आप में पूर्ण है। माँ बाजार गई पूरा संपूर्ण वाक्य, ठीक है, यानी कि इसके आगे अभी कुछ है, मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा, ये पूरे अपने आप में पूर्ण वाक्य। तो ऐसे वाक्य जिनको पढ़ने के बाद हमें पूर्णता का एहसास होता है वो स्वतंत्र उपवाक्य कहलाते हैं। उपवाक्य क्यों, जब दो सेंटेंस हैं, दो सेंटेंस आपस में जुड़े हैं तो हमेशा उपवाक्य रहेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, पहला जो चीज है वो अपने आप में स्वतंत्र है। दूसरा आइए, सब्जियां लेकर आई, ठीक है, तो ये भी अपने आप में स्वतंत्र है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बोल दें सिंपल, अगर हम इसको हटा दें और यहाँ पर हम लिख दें माँ सब्जियां लेकर आई, तो जब हम ये वाक्य पढ़ रहे हैं तो ये हमें पूरा लग रहा है और ये भी हमें अपने आप में पूरा लग रहा है, ठीक है। दो अलग अलग सेंटेंस थे जिसको हमने और शब्द से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया हमने, और से जोड़ दिया। तो पहला समझ में आया, पहला वाक्य जो है वो हमारा पूर्ण है। पहला वाक्य हमारा क्या हुआ, वो पूर्ण है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद में पूर्णता लग रही है। तो इसका जो पहला नियम है वो है पूर्ण होना, तो ये पूर्ण है। दूसरा भी अपने आप में पूर्ण है क्योंकि ये इससे बंधा नहीं है, ठीक है, दूसरा वाक्य भी इससे बंधा नहीं है। अगर हम सिर्फ पढ़ें कि सब्जियां लेकर आई, ठीक है, तो ये भी हमें स्वतंत्र लग रहा है, तो ये भी अपने आप में पूर्ण है। अब आ जाते हैं, पहली चीज तो हमने आपको बता दी स्वतंत्र उपवाक्य क्या होता है। अब दूसरा आते हैं समुच्चयबोधक अव्यय। अव्यय शब्द वो होते हैं जो किसी भी कंडीशन में अपने रूप को बदलते नहीं, ठीक है, चाहे वाक्य में कर्ता का लिंग बदल जाए, क्रिया बदल जाए, रूप बदल, कुछ भी बदल जाए, लिंग, क्रिया, काल, कारक कुछ भी बदल जाए, जो अपने रूप को कभी बदलते नहीं, वो अव्यय कहलाते हैं। अब अव्यय में समुच्चयबोधक अव्यय कौन से कहलाते हैं। समुच्चयबोधक का अव्यय का मतलब होता है वो कई शब्दों को आपस में बांधे या कई वाक्यों को आपस में बांधे, तो वो कहलाते हैं समुच्चयबोधक अव्यय। इसमें आप देख रहे हैं और
आप चाय पिएंगे, या राम बीमार है इसलिए, तो, अतः, ये सभी यहां पर समुच्चय बोधक अव्यय का काम कर रहे हैं। क्यों? ये होते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ध्यान दीजिएगा, ये होते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। क्यों? क्योंकि ये हमेशा जिनके बीच भी लगाए जाएंगे वो शब्द या पद वाक्य में हमेशा समान अधिकार रखते हैं। जैसे हम बोल दें राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, तो ये चारों अहम हैं, 4 भाई थे। इन चारों को आपस में जोड़ने के लिए हमने और शब्द लगाया, और अव्यय था, दोनों समान रूप से थे। अब जैसे बोलेंगे, यहाँ पर दिया गया है ना, आप चाय पिएंगे या कॉफी, तो चाय या कॉफी दोनों समान हैं। या हम बोलेंगे आप चाय पिएंगे, चाय कॉफी या शरबत पिएंगे, ठीक है ना, शरबत भी उसमें आएगा, आपको जो पीनी है वो हम बना कर देंगे। तो मतलब ये सभी चीजें समान हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा महत्व नहीं रख रहा है, कोई कम महत्व नहीं रख रहा, सभी का महत्व बराबर है। अब यहाँ पर बात आ जाती है, ये शब्द की हो गई, और सेम कंडीशन वाक्य पे अप्लाई होती है कि वाक्य भी हमेशा जो है वो समान अधिकार रखेंगे। अब जैसे ये पहला सेंटेंस आप अगर पढ़ रहे हैं, माँ बाजार गई, तो इस पूरा माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई, तो सब्जियां लेकर आना भी समान चीज है और माँ का बाजार जाना भी समान है। कोई भी जो है ज्यादा या कम नहीं है, कोई ज्यादा महत्व का नहीं है या कम महत्व का नहीं है। ऐसे ही वाक्यों या शब्दों के बीच हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय लगाते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आया। दूसरा आ जाते हैं, पहला हमने आपको बता दिया, इसमें हमेशा 2 वाक्य रहेंगे और दोनों ही वाक्य पूर्ण रहेंगे। पहला वाक्य हम जैसे ही पढ़ेंगे, इसका नियम है, याद रखिए, संयुक्त वाक्य का पहला नियम है पहचानने का कि जब भी आप पहला वाक्य पढ़ोगे आपको ये वाक्य पूर्ण लगेगा, इसमें कोई अधूरापन महसूस नहीं होगा। ठीक है, मैं पढ़ के सारे वाक्य बताती हूँ और आप सोचना। पहला क्या है, माँ बाजार गई। दूसरा, आप खाना खाएं, आप चाय पिएंगे, राम बीमार है, विद्यार्थी परिश्रमी होता है, सोमवार को हड़ताल है। इन सभी वाक्यों को पढ़ने के बाद 1% भी आपको ऐसा लगा कि कोई भी वाक्य अधूरा है? सभी वाक्य अपने आप में पूर्ण लग रहे थे, किसी भी वाक्य में अपूर्णता महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन अब हम आपको एक ऑप्शन देते हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला विद्यार्थी परिश्रमी है, अब यहां पर हमने तो ये पढ़ा विद्यार्थी परिश्रमी है और पूर्ण लग रहा है, लेकिन अगर हम ये बोल दें जो विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, सिंपल एक शब्द इसके आगे जोड़ दो, यहां पर जो, ठीक है, सिर्फ जो जोड़ दो, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है। अब बोलो, अब वाक्य में पूर्णता है कि अपूर्णता है? अब हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं, इस वाक्य के आगे अभी कुछ और है जो हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, ये हमको सीधे सीधे अधूरापन लगेगा। तो संयुक्त वाक्य की पहली पहचान कि जैसे ही आप पहला सेंटेंस पढ़ेंगे वो आपको अपने आप में पूर्ण लगना चाहिए। अगर वो पूर्ण है तो आप संयुक्त वाक्य को देख रहे हैं। संयुक्त वाक्य मतलब 2 अलग अलग चीजें आपस में मिल रही हैं और जिनका समान अधिकार है। और इनको जोड़ने के लिए हम हमेशा समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, अब हम दूसरे वाक्य पे आते हैं, आराम करें। अब यहां पर चूंकि कर्ता तो हम बार बार इस्तेमाल नहीं करते हैं ना, जब 2 जोड़ते हैं, तो यहां पर पहला कर्ता हम ले लेते हैं, आप आराम करें। ठीक है, पूरा है ना, जैसे अभी हमने यहां पर बोला था माँ बात, अब यहां बोले माँ सब्जियां लेकर आई, ये तो पूरा पूर्ण हो गया ना, पूर्ण है कि नहीं? उसी तरीके से आप खाना खाएं को हम हटा दें, अगर हम सिर्फ बाद वाला सेंटेंस पढ़ें तो हम क्या बोलेंगे, आप आराम करें। कर्ता को खाली आपको यहां शिफ्ट करना है और दूसरा वाला वाक्य अपने आप में पूर्ण रहेगा। फिर है आप कॉफी पिएंगे, सिंपल, तो भी यहां पर ये वाक्य पूर्ण है। नेक्स्ट आइए, राम स्कूल नहीं आया, पूरा है, दूसरा वाक्य भी पूरा है। फिर विद्यार्थी अवश्य सफल होता है, ठीक है, दिया ना। फिर है सोमवार को बाजार बंद रहेगा। अब बताइए, सोमवार को बाजार बंद रहेगा, पूरा है ना। तो बेसिकली संयुक्त वाक्य को पहचानने में आपको या रूपांतरण करने में 2 चीजों का ध्यान रखना है।
पहला वाक्य पूर्ण होना चाहिए और दूसरा समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय लगाएंगे। ऐसा कोई भी अव्यय नहीं लगाएंगे जो एक वाक्य को दूसरे पर डिपेंड कर दे। हमेशा ऐसा अव्यय लगाया जाता है जो वाक्य में पूर्णता को प्रकट करता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मिश्र वाक्य पे। किस पे आएंगे? मिश्र वाक्य पे। अब जब आप मिश्र वाक्य समझोगे ना तो संयुक्त वाक्य के साथ अपने आप आपका डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, संयुक्त वाक्य की पहचान हम आपको बता दें। दो उपवाक्यों के बीच समानाधिकरण संबंध होता है। मैंने आपको बताया था समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय लगता है, बताया था ना मैंने, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं समानाधिकरण संबंध होता है, यानी कि जो बात हम बोलते हैं उसमें वो दोनों ही वाक्य समान महत्व रखते हैं। जैसे माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई, तो सब्जियां लेकर आना और माँ का बाजार जाना दोनों ही वाक्य में समान अधिकार को प्रकट कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त वाक्य में दो या अधिक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिए, संयुक्त वाक्य में हमेशा दो या इससे ज्यादा वाक्य हो सकते हैं, लेकिन सभी अपने आप में स्वतंत्र हैं। हम कह रहे हैं, अभी तक हमने दो पढ़े, अब जैसे हमने बोला माँ बाजार गई, कॉमा लगाओ, फिर उसके बाद सब्जियां लेकर आई और पानी पिया। ठीक है, और थक गई, आप लिखोगे और थक गई। ठीक है, तीनों ही वाक्य अपने आप में स्वतंत्र हैं कि नहीं? माँ बाजार गई, माँ सब्जियां लेकर आई, माँ थक गई, तीनों वाक्य स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं, पूर्ण हैं, आराम से। तो इस तरीके से एक वाक्य में तीन भी हो सकते हैं, लेकिन तीनों ही उपवाक्य हमेशा स्वतंत्र रहेंगे। उपवाक्य होते हुए भी उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है। देखिए, उपवाक्य है, जैसे माँ बाजार गई, ये एक उपवाक्य है, अपने आप में पूर्ण है। माँ सब्जियां लेकर आई, अपने आप में पूर्ण है। तीसरा आओ, माँ थक गई, अपने आप में पूर्ण है। जितने भी उपवाक्य होंगे ये अपने आप में पूरे होंगे, इनको पढ़ने से हमें कहीं अधूरापन महसूस नहीं होगा। फिर आते हैं, मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं होता। जैसे कि पहला हमारा उपवाक्य था, क्या था? माँ बाजार गई। ठीक है, माँ बाजार गई। ठीक है, फिर उसके बाद हमने और लगाया क्या? समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा? सब्जियां लेकर आई। क्या आया? सब्जियां लेकर आई। ठीक है, अब उसने क्या बोला, ध्यान दीजिए, मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं होता। अब हमारे पास में जो यहां पर ये वाक्य है, ये उपवाक्य है, ये सॉरी मुख्य वाक्य है, ये अपनी पूर्णता के लिए इसका सहारा ले रहा है क्या? आप बताओ, ये अपने आप में पूर्ण है, इसको पूर्ण करने के लिए क्या हमने यहाँ पर सहारा लिया? किसी चीज का हमने नहीं लिया सहारा। अब कैसे सहारा लेगा? अब आप बोलोगे कैसे सहारा लेगा? लाठी लेगा, डंडा लेगा? नहीं, वो शब्दों के माध्यम से ही सहारा लेगा। कैसे लेगा? देखिए, क्योंकि मां बाजार गई। ठीक है, क्योंकि मां बाजार गई, उसको सब्जी लानी थी। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे उसको सब्जी लानी थी। ठीक है, या इसलिए मां बाजार गई क्योंकि उसे सब्जी लानी थी, कुछ भी आप लिख दो। ठीक है, अब यहां पर जब हम पढ़ रहे हैं सेंटेंस पूरा, क्योंकि मां बाजार गई, तो ये हमें अपूर्ण लग रहा है। अब ये अपनी पूर्णता व्यक्त करने के लिए इस सेंटेंस का सहारा ले रहा है, क्योंकि मां बाजार गई। मां बाजार क्यों गई? इसका आंसर जानने के लिए हमें दूसरा वाक्य पढ़ना पड़ा, क्योंकि उसे सब्जियां लेने जाना था। समझ में आया? तो यहां पर पहला संयुक्त वाक्य में कभी भी एक वाक्य को पूर्णता प्रकट करने के लिए दूसरे वाक्य का सहारा की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप में सक्षम होता है अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए। अब आते हैं मिश्र वाक्य में। अब जैसे आप मिश्र वाक्य पढ़ोगे ना, आपको सारी चीजें एकदम क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगी, कुछ परेशानी नहीं आएंगी। अभी तक आपको संयुक्त वाक्य में जो भी कंफ्यूजन होंगे, ये पढ़ते ही आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो
और अन्य उपवाक उस पर आश्रित हो, यानी कि डिपेंड हो। क्या होते हैं? डिपेंड हो। एक मेन होता है और बाकी जितने भी सेंटेंस होंगे वो उसी पर डिपेंड होंगे। एक होगा, दो होगा, तीन होंगे, जितने भी होंगे वो उसी पर डिपेंड होंगे। उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य के उपवाक की, जैसा तैसा, जो, वह, जब तक, क्योंकि आदि व्याधिकरण योजकों से लिखते हैं। अब ये जो यहाँ पर जो अव्यय लगते हैं ना, ये व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय होते हैं। याद रखिएगा, जो हम संयुक्त वाक्य में अव्यय लगाते हैं वो समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय होते हैं, और जो हम मिश्र वाक्य में लगाते हैं वो व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय होते हैं। अब व्याधिकरण मतलब होता है डिपेंडेंसी, यानी कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य पर डिपेंड करने के लिए हम ऐसे अव्यय लगाते हैं जिससे एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? व्याधिकरण अव्यय। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब उदाहरण देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके लिए जो शब्द बताए गए हैं, कि, जैसा, वह, तब, क्यों, की, ठीक है, ये कुछ शब्द होते हैं, जो कुछ हैं, अभी और भी ऐसे बहुत से होते हैं। ठीक है, यहां पर जैसे ही शाम हुई, ये पहला सेंटेंस है, बिजली चली गई। ठीक है, ये दो सेंटेंस है। जैसे मैंने आपको संयुक्त वाक्य समझाया था, सेम एज इट इज तरीके से समझा रही हूँ। पहला वाक्य जो हमने पढ़ा, हमने जब संयुक्त वाक्य में क्या कहा था? पहला वाक्य पूर्ण होता है। संयुक्त वाक्य में ये चीज, एक ही कंडीशन थी। अब मिश्र वाक्य में देखिए क्या होता है। मिश्र वाक्य में जैसे ही शाम हुई, दूसरा सेंटेंस छोड़ दो, उसको मत पढ़ो। ठीक है, इसको नहीं पढ़ना है आपको। यहाँ पर क्या दिया? जैसे ही शाम हुई। अब हम क्या बोलेंगे? जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, जैसे ही रात हुई, पता है, जैसे ही रात हुई, अब मैं इसके बाद रुक गई। अब तुम उसके आगे का आंसर का वेट कर रहे हो, इसके आगे क्या होगा? यानी कि जो सेंटेंस मैंने बोला ये अधूरा था, इसके आगे अभी कोई बात बाकी थी। ठीक है ना, है ना? तो यहां पर आप जब पहला सेंटेंस पढ़ रहे हो, जैसे ही शाम हुई, तो इसको पढ़ने से आपको क्या लगा? वो वाक्य अपूर्ण है, अपना पूरा अर्थ वो प्रकट नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये अपूर्ण है। ये पूरा अर्थ प्रकट ही नहीं कर रहा। पहला वाक्य, संयुक्त वाक्य हो या मिश्र वाक्य हो, आपको पहला वाक्य पढ़ना है। पहले वाक्य में अगर पूर्णता है तो संयुक्त वाक्य, और पहले वाक्य में अपूर्णता है तो वो मिश्र वाक्य। सिंपल एक फंडा है। ठीक है, अब यहां पर देखो, जैसे यहां पर आ गया अपूर्ण है, जैसे ही शाम हुई, बिजली चली गई। अब इसमें भी दो सेंटेंस है और संयुक्त वाक्य में भी सेंटेंस दो ही होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? दो सेंटेंस होते हैं। अब इसी को मैं जरा आपको संयुक्त वाक्य, अभी तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है, मैं आपको यहाँ संयुक्त वाक्य का उदाहरण बता देती हूँ। ठीक है, सेम इसी से। ठीक है, इसको आप कैसे बताओगे? देखना ध्यान से। क्या है? मैंने एक पहला सेंटेंस क्या है? जैसे ही शाम हुई। अब इसको अगर हम संयुक्त वाक्य में हमें अगर समझना है तो क्या हुआ? शाम हुई, हमने पहले क्या लिखा? शाम हुई, फिर और बिजली चली गई, और बिजली चली गई। ठीक है, यहां पर क्या है? दो है। तो एक ही वाक्य को हमने दो तरीके से लिखा। पहला आपने देखा, जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। दूसरा हमने लिखा, शाम हुई और बिजली चली गई। अब ये मैंने क्यों किया? मैंने अभी संयुक्त वाक्य आपको समझाया, क्योंकि इन तीनों ही वाक्य के भेद में सिर्फ ये दो वाक्य हैं जहां आपको पहचानने में या तब्दीली करने में परेशानी आएगी। तो इसीलिए मैं दोनों चीज़ें आपको बताती चल रही हूँ। जो आपका मिश्र वाक्य रहेगा उसमें आपका पहला वाक्य जो है हमेशा अपूर्ण रहेगा, यानी कि उसको पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगेगा कि अभी आगे कुछ है जो बोला नहीं गया है। जैसे यहाँ पर है, जैसे ही शाम हुई। अब जैसे ही शाम हुई तो क्या हुआ? अभी तक कहकर हम रुक गए, हमने इसके आगे बोला ही नहीं। अब यहाँ पर आइए, हमने यहाँ क्या लिखा? शाम हुई, ये हमारा पहला वाक्य है यहाँ पर, और बिजली चली गई ये हमारा दूसरा वाक्य है। ठीक है, अब दोनों वाक्य को पढ़ लीजिए। शाम हुई जैसे हम बोल रहे हैं, हमको पूर्ण दिख रहा है, अपने आप में पूर्णता दिख रही है कि नहीं दिख रही है? पूर्ण दिख रहा है, यानी कि संयुक्त वाक्य में हमेशा पहला वाक्य हमारा पूर्ण रहेगा। दूसरा वाक्य से हम दूसरे वाक्य तक तो हम पहुंचते नहीं, पहले वाक्य से ही आपको बता देते हैं कि कैसे हो रहा है। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया डिफरेंस ना? मिश्र वाक्य में पहला वाक्य अपूर्ण रहेगा, जबकि संयुक्त वाक्य में पहला वाक्य पूर्ण रहेगा।
ये फर्क है। अब उन्होंने दूसरी बात यहां पर बोली थी, व्याधिकरण योजक लगाएंगे। व्याधिकरण योजक ऐसे योजक होते हैं या ऐसे अव्यय होते हैं जिनको लगाने से हम एक वाक्य को दूसरे पर डिपेंड कर देते हैं। क्या करते हैं? एक वाक्य को दूसरे पर डिपेंड कर देते हैं। जैसे यहां पर हमने क्या लगाया? जैसे लगाया। अगर हम ये जैसे नहीं लगाते तो ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता था किसी भी हाल में। शाम हुई, बिजली चली गई, किसी भी हाल में ये डिपेंड नहीं हो पाता। तो ऐसे अव्यय लगाए जाते हैं। ये अब अव्यय, जैसे अभी हम लोग समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय जब लगा रहे थे तो वो हमेशा दो सेंटेंस के बीच में लगाए जा रहे थे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो दो सेंटेंस के, ये दो सेंटेंस हैं, इन दोनों के मिडिल में हमने इसको लगाया। लेकिन जब हम इसमें मिश्र वाक्य में करते हैं तो ये कभी वाक्य के शुरू में आते हैं और ये कभी वाक्य के बीच में आते हैं। ये दो तरीके से आ सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हो, जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे। अब दूसरी चीज, पहला चीज हमने क्या बताया? या तो ये वाक्य के शुरू में आ सकते हैं या वाक्य के बीच में आ सकते हैं, और कभी कभी दो दो अव्यय इस्तेमाल किए जाते हैं पेयर में। ठीक है, जैसे आप यहां देख रहे हो जब और तब। अब यहां पर देखिए पहला सेंटेंस देखिएगा, जब नई कक्षा में दाखिला होगा। जैसे ही हम इसको पढ़ रहे हैं, पढ़ने से हमें क्या समझ में आया? ये अपूर्ण है ना, अधूरा लग रहा है ना। जब नई कक्षा में दाखिला होगा, होगा तो आगे क्या? यानी कि मैंने कोई ऐसी चीज है जो अभी आपको बोली नहीं, बताई नहीं। हम दूसरा सेंटेंस नहीं पढ़ रहे, हम पहले सेंटेंस पे भी अटके हुए हैं। ठीक है, हमने इतना कह के सोच दिया, छोड़ दिया कि हमने क्या बोला कि जब नई कक्षा में दाखिला होगा, हमने इतना कह के छोड़ दिया। अब इसके आगे कुछ तो ऐसा है जो मैंने नहीं बोला, यानी कि पहला वाक्य क्या हो गया? अपूर्ण हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, तब हम पढ़ेंगे, ये बात है। अब यहां पर अब इसको ऐसे बोलो, नई कक्षा में दाखिला हुआ और हमने पढ़ा। यहां पर देखिए हुआ ना, तो यहां पर मैं कंफ्यूज नहीं कर रही हूं, आपको पहले सिर्फ ये बता रही हूं कि अपूर्णता और अपूर्णता किस तरीके से व्यक्त होती है। अब यहां पर हमने समानाधिकरण व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय लगाया। यहां पर हमने जब और तब जैसे दो अव्यय लगाए। हमने बोला था शुरू में भी आएगा और मिडिल में भी आएगा। इसमें देखिए स्टार्टिंग में भी है और मिडिल में भी है। फिर आते नेक्स्ट, जब राम आया तो श्याम चला गया। यहां पर जब और तो लगाया। जब राम आया, अब इतना पढ़ो, जब राम आया, तो यहां पर जब राम आया तो आखिर क्या हुआ? जब राम आया तो आखिर हुआ क्या? ये चीज है ना, तो ये आप क्या देख रहे हो? अपूर्ण है। फिर है, उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं। अब क्या है? उस लड़के को बुलाओ। अब हम क्या बोलेंगे? उस लड़के को बुलाओ। हम इशारा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बोल रहे हैं उस लड़के को बुलाओ। आखिर किस लड़के को बुलाओ? अधूरा है कि नहीं है? उस लड़के को बुलाओ, ये सेंटेंस अपने आप में अधूरा है। तो यहां पर उस और जिसने के कारण यहां पर आपके ये दो अव्यय लगे हैं। फिर आते हैं, जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। क्या हुआ? जब आंधी आई। अब पहला सेंटेंस पढ़ो, जब आंधी आई। क्या आया? जब आंधी आई। जैसे ही हमने ये सेंटेंस पढ़ा, इसको सेंटेंस पढ़ने के बाद क्या हुआ? अपूर्णता है कि नहीं है? आप बताओ, अपूर्णता है ना। तो सिंपल सा एक चीज है, जैसे ही आपके पास सेंटेंस आएगा, आपको सबसे पहले ये देखना है कि पहला सेंटेंस पूर्ण है कि अपूर्ण है। अगर वो पूरा है, पूरी तरीके से अपने अर्थ को व्यक्त कर रहा है, तो इसका मतलब वो संयुक्त में है। और जहां पर पहला सेंटेंस आपका अपूर्ण है, वो सीधे सीधे आपका मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। चलिए, ये तो मैंने आपको मिश्र वाक्य भी समझा दिया। अब मिश्र वाक्य पर जैसे हम पढ़ रहे थे, मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, ये दो चीजें आपको समझनी है। उपरोक्त वाक्यों में आश्रित और मुख्य उपवाक्य इस तरीके से, जो सेंटेंस हमने अभी आपको पढ़कर बताए ना, ये वाले, इसमें आपको बताया जाएगा मुख्य उपवाक्य क्या है और आश्रित उपवाक्य। अब यहाँ पर देख लो, जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। अब इसमें मेन क्या चीज़ है आप बताओ? इसमें मेन जो चीज़ है वो है आपका बिजली का चला जाना। शाम का होने के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम किसके बारे में बात करें? बिजली के चले जाने के बारे में। तो बिजली हमारी मुख्य उपवाक्य है और आश्रित उपवाक्य है शाम होने पर। बिजली तो गई, लेकिन कब गई? जब शाम हुई। तो मेन हमारा मुख्य उपवाक्य है बिजली गई। अब आप कहोगे कि हम कैसे पहचाने मैम? तो इसका एक सिंपल सा सही फंडा बताती हूँ कि जब आप सेंटेंस पढ़ो
तो उसमें किस काम को करने पर बेहद जोर दिया जा रहा है। ठीक है, किसी के होने पर या किसी के हो जाने पर, ये चीज, दो चीजें, किसी के होने पर या किसी के हो जाने पर। कुछ चीजें स्वतः होती हैं और कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, ये दो चीजें होती हैं। ठीक है ना। तो अब जैसे यहाँ पर देखिए, हम पढ़ेंगे जब नई कक्षा में दाखिला होगा। अब यहाँ पर क्या है, अब जैसे हमने बोला जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे, जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कुछ तो करने के लिए बोला गया होगा, कुछ तो। अब यहाँ पर सेंटेंस होगा, तुम, अब यहाँ पर उससे अगर क्वेश्चन, ये अगर सेंटेंस बोला गया है तो उसके पीछे का कोई क्वेश्चन बन सकता है, आप बताओ, कोई क्वेश्चन बन सकता है? सिंपल, आप उससे पूछा होगा तुम पढ़ो, पिताजी ने बोला कि तुम पढ़ो, तो वो बोलेगा जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे। तो किस बारे में बोला गया? पढ़ने के बारे में बोला गया है ना। उसी तरीके से वहां पर जैसे पहला था बिजली चली गई और शाम, तो आपने क्या बोला? जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। तो पिताजी ने आपसे बोला कि बिजली कब गई, तो आप क्या बोलोगे? जैसे ही शाम हुई बिजली। क्वेश्चन किसके संबंध में था? बिजली के संबंध में था। आपको जो सेंटेंस दिया गया है बस उससे संबंधित चीज आपको खोज के क्वेश्चन जो है संबंधित निकाल लेना, बस इतना काम करना। ठीक है, जैसे ही आप संबंधित क्वेश्चन निकालोगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए अब क्या है, श्याम, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारा जो था वो क्या था? जब राम आया तो श्याम चला गया। थर्ड क्वेश्चन यही, थर्ड यही सेंटेंस था। अब यहां पर क्या था? जब राम आया तब श्याम चला गया। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनाओगे? तुम ये पूछोगे कि राम कब गया, ये तो नहीं हो रहा है। श्याम क्या है? श्याम कब चला गया, सही है ना, ये आप नहीं पूछोगे। श्याम कब चला गया, तो बोलोगे जैसे ही राम आया वैसे ही श्याम चला गया। सिंपल सा एक चीज है, आप ये आंसर करोगे। हाँ, तो उसी तरीके से मुख्य वाक्य क्या है? शाम का चला जाना। उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने, यही बोला गया था ना, उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने। तो यहाँ मेन काम क्या हो रहा है? उस लड़के को बुलाने का काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? उस लड़के को बुलाने का काम हो रहा है। और उसके बारे में उसकी पहचान क्या बताई गई? जो काले जूते पहना है। फिर आते हैं, धूल उड़ने लगी जब तो आंधी आई। तो क्या है यहाँ पर? सिंपल है, धूल यहाँ पर क्या है? धूल कब उड़ने लगी? जब आंधी आई, है ना। तो यहाँ पर धूल उड़ना जो है वो मुख्य काम है। आंधी आना, वो जब आंधी आई तो वो धूल उड़ी। तो यहाँ पर मुख्य उपवाक्य सीधे आप ये देखोगे किस बारे में, और पहचानने के लिए आप एक उससे संबंधित बना लो। जैसे यहाँ पर अब सिंपल सी चीज है, अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, दो चीजें हैं, बिजली चली गई और शाम हुई। ठीक है, तो आप ये तो नहीं पूछोगे शाम कब हुई, ये पूछोगे आप, तो ये पूछोगे ना बिजली कब गई। सिंपल से एक चीज है, पूछना है बिजली कब गई, तो वो आपका मुख्य उपवाक्य हो जाएगा। फिर चलिए अब आते हैं, हम पढ़ेंगे जब नई कक्षा में दाखिला होगा। सिंपल एक चीज है ना। तो अब ये आपका नई कक्षा में दाखिला कब होगा? आप ये क्वेश्चन बना सकते हो? नहीं, आप सिंपल क्या पूछोगे? तुम कब पढ़ोगे। फिर है, श्याम चला गया जब, क्या कहते हैं, राम आया तो श्याम चला गया। सेंटेंस ये था ना, राम आया तो श्याम चला गया। अब सेंटेंस क्या बनाओगे उसमें? आप देखो, क्वेश्चन बनाओ, जब राम आया तो श्याम चला गया। तो आप क्वेश्चन क्या पूछोगे? राम कब आया, आप ये तो नहीं पूछोगे। ठीक, सिंपल सी चीज है, राम कब आया, तो आप राम को बताने के लिए टाइम बताओगे, ये तो नहीं बोलोगे जब शाम आया था तब राम गया था, ये तो नहीं बोलोगे। यहाँ पर क्या है? शाम का चला जाना है। तो मेन क्या है कि आपको सेंटेंस में ये देखना है क्वेश्चन करने के बाद क्या चीजें कैसे निकल रही है। चलिए अब आते हैं, मिश्र वाक्यों में आश्रित उपवाक्य के 3 प्रकार होते हैं। अब देखिए, वाक्य, कोई भी वाक्य होगा उसमें 2 चीजें होती हैं। ठीक है, आपको पहले समझना है, जो मैंने अभी आपको समझा दिया कि उसमें 2 चीजें होती हैं। पहली बात है आपका मुख्य उपवाक्य। ठीक है, होता है, क्या होता है? मुख्य उपवाक्य। दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। ठीक है, तो किसी भी वाक्य में मुख्य वाक्य हमेशा एक रहेगा। ठीक है, कोई भी काम जो हो रहा है मुख्य वाक्य हमेशा एक रहेगा। आश्रित उपवाक्य 2-3 हो सकते हैं। ये आप ध्यान रखना, मुख्य वाक्य हमेशा होगा, आश्रित कई नंबर ऑफ द सेंटेंस हो सकते हैं। अब ये जो आश्रित उपवाक्य होता है इसके होते हैं 3 भेद।
ठीक है, ये 3 भेद होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब इनको पहचानने की भी ट्रिक अभी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अब ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, आपको अंडरलाइन करके दे दिया जाएगा, आप पहचानो कि क्या है। जैसे अब यहाँ पर आपको दे दिए, हम मान लीजिए ये आपको है, ये सेंटेंस आपको दिया गया है, बताओ ये क्या है। जैसे दिया, जब राम आया तो श्याम चला गया। यहाँ पर कौन सा वाक्य मुख्य है? तो यहाँ मुख्य उपवाक्य आपका श्याम चला गया, मुख्य उपवाक्य श्याम चला गया। आश्रित आपका आ रहा है, आश्रित है आपका राम। अब ये कौन सा है? तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर जब और तो लगा हुआ है। इसकी पहचान मैं आपको बताती हूँ। कोई भी सेंटेंस आपसे एमसीक्यूज में अंडरलाइन करके पूछ लिया जाएगा कि इसमें आपका कौन सा आश्रित उपवाक्य है, आपको बताना पड़ेगा। आप बताओगे कैसे? जब तक आप पहचान नहीं पाओगे तब तक आप बताओगे नहीं। तो पहचानने के तरीके मैं आपको बताऊं, उससे पहले आप समझो कि 3 चीजें आपको पहचाननी। पहली संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये होते हैं आश्रित उपवाक्य के भेद। सबसे पहले हम समझ रहे हैं संज्ञा उपवाक्य, ठीक है। बहुत आसान है, इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। ये उपवाक्य ऐसा है कि इसे आपने पढ़ा और आपने तुरंत मार्क कर दिया, ठीक है। जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं वो संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। संज्ञा उपवाक्य के पहले की का प्रयोग होता है। सिंपल दे दिया, यहाँ पर देखिए की का प्रयोग होता है, ठीक है, जो संज्ञा का काम करते हैं। अब छोड़ दो बाकी ऊपर का, बाकी सीधे पहचान लो। जैसे यहाँ दिया है, मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो। अब मुख्य वाक्य क्या है? हम पहले वाक्य में आपको क्लियर करते हैं, फिर इजी शॉर्टकट समझाते हुए चली जाऊंगी। पहले थोड़ा सा डिटेल में भी तो समझ लेना। तो मैंने आपको सिंपल सी एक चीज क्या बताई, यहाँ पर मुख्य उपवाक्य कौन सा है? मेरा चाहना जो है वो मुख्य उपवाक्य है। मैं कोई चीज अगर चाह रही हूं तो ये मेरा उपवाक्य है, ये मेरी इच्छा है, मेरी चाहत है ये चीज की। तो ये आपका मैं चाहता हूं, ये आपका क्या है? मुख्य उपवाक्य। अब जब हमने मुख्य उपवाक्य निकाल लिया ये, तो अब यानी कि ये जो दूसरा हमारा आ रहा है, यानी कि तुम डॉक्टर बनो, ये हमारा क्या है? आश्रित उपवाक्य। क्या है ये हमारा? आश्रित उपवाक्य। क्लियर? ये मुख्य उपवाक्य हो गया, ये आश्रित उपवाक्य हो गया। तो मैंने एक सेंटेंस में ये चीज तो ढूंढ ली। मान लो अगर आपसे पूछा जाए, सिर्फ एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा आश्रित उपवाक्य है और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अब उसमें आपको ढूंढना, मान 4 ऑप्शन में दे दिया गया, पहला मैं चाहता हूं, दूसरे में दे दिया कि तुम डॉक्टर बनो, तीसरे में दे दिया डॉक्टर बनो, चौथे में है चाहता हूं कि। तो आप किस में लगाओगे? जब तक तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम किस में लगाओगे, तो उसमें सिंपल सी चीज़ है, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो सेंटेंस दिया गया है उसमें बेसिकली किस बारे में बात हो रही है। तो इसमें सीधे सीधे मेरी चाहना जो है वो मुख्य है और मेरी इच्छा है कि तुम डॉक्टर बनो, ठीक है। तो मुख्य और आश्रित जैसे ही आप पता कर लोगे, अब इसके बाद दूसरा स्टेप ये आता है कि इसमें कौन सा उपवाक्य है। जब आश्रित उपवाक्य ढूंढ लोगे तो फिर ये देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा आश्रित उपवाक्य है। 3 है ना, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। यहां देखिए, संज्ञा में आपको मैंने क्या बोला, वो संज्ञा का काम करता है। तो अब यहां पर डॉक्टर बनना जो है वो संज्ञा काम है। चलो इसको भी छोड़ दो, सिंपल देखना, जब आश्रित उपवाक्य जहां कहीं पर भी की लगा होगा, ये की, ठीक है, ये की जहां कहीं पर भी लगा होगा वो सीधे सीधे आपका संज्ञा उपवाक्य के अंतर्गत आएगा। कुछ नहीं ढूंढो, सिंपल कुछ नहीं ढूंढो, ना मुख्य उपवाक्य ढूंढो ना आश्रित उपवाक्य ढूंढो। जहां कहीं की लगा है वहां से शुरू होकर आखिरी तक का सेंटेंस आपका आश्रित उपवाक्य है और सीधे सीधे वो संज्ञा उपवाक्य है। कहीं दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल एक शॉर्टकट चीज है। जैसे क्या है, राम को विश्वास है कि शाम होली पर जरूर आएगा, ये आपका क्या है? आश्रित उपवाक्य हो गया, सिंपल। फिर ऐसा लगता है कि महंगाई कम नहीं होगी,
तो सिंपल जहां पर भी ये, अच्छा हाँ एक चीज आप लोग गलती नहीं करना, अक्सर क्या करते हो आप लोग, ये की और ये की में फर्क होता है। ये एक कारक है, कौन, ये क्या होता है, ये कारक है। कौन सा कारक है, संबंध बोधक कारक, का की के आता है ना, कारक पढ़े ना, तो ये कारक होता है। जबकि ये की जो है ये अव्यय होता है, ये किसी कंडीशन में अपने रूप को नहीं बदलता है। ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। हमेशा छोटी की होगी, ध्यान रखना, छोटी की, वो आपका जहां कहीं से आएगा वहां से वाक्य जो होगा वो आपका आश्रित उपवाक्य होगा। नेक्स्ट आते हैं, गांधी जी कहते हैं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये जितना भी है आपका आश्रित उपवाक्य हो गया। फिर पवन ने कहा कि दिल्ली जाएगा, तो यहां पर आप देख रहे हैं ना, की के इस बात से जितना भी है, की से जहां से शुरू हो रहा है वो सभी आपका संज्ञा उपवाक्य होगा। सिंपल है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सिंपल था ना, तो यहाँ की से शुरू होकर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सीधे सीधे आपका संज्ञा उपवाक्य होगा। ये सबसे सरल उपवाक्य है, ध्यान रखना, इसमें कहीं दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। सबसे इजी उपवाक्य ये वाला आता है। अब आ जाते हैं विशेषण उपवाक्य, जिसमें आपको दिमाग 100% लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, विशेषण का मतलब आप सभी जानते हो। सबसे पहले विशेषण को, अब हम विशेषण उपवाक्य समझ रहे हैं तो विशेषण का जानना जरूरी ना। वे विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता को प्रकट करते हैं। जैसे सुंदर फूल, अब फूल जो है वो संज्ञा है और उसकी विशेषता है कि वो सुंदर है। तो समझ में आ गया, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये सिंपल सा एक चीज है। अब इसी आधार पर हमें विशेषण उपवाक्य ढूंढना है। पहले देखिए क्या है, जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, पदबंध की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। तो मेन क्या है, जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की में संज्ञा, सर्वनाम, पदबंध की विशेषता बताते हैं। अब सबसे पहले तो आपको ढूंढना पड़ेगा मुख्य उपवाक्य क्या है, ठीक है। सिंपल, जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाए। यहां पर उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य क्या होगा, मेन किस बात को काम करने के लिए हो रहा है, जिसके काम नहीं करने पर हो रहा है या खड़े होने पर हो रहा है। सीधी सी बात है, खड़े होने पर हो रहा है, तो वह खड़ा हो जाए, ये हमारा मुख्य उपवाक्य है, ठीक है। ये क्या है, हमारा मुख्य उपवाक्य, ठीक है। अब यहां पर खड़ा होने की विशेषता क्या है, खड़ा, अब यहां पर जिसको खड़ा किया जा रहा है, जो कोई भी खड़ा किया जा रहा है, उसकी विशेषता क्या है, उसकी विशेषता है कि उसने कार्य नहीं किया है, ठीक है ना। पूरा सेंटेंस ही आपको विशेषण व्यक्त करेगा, उसकी विशेषता है कि उसने कार्य नहीं किया है, ये चीज है, ठीक है। तो ये आपका जो आ रहा है, ये आपका आश्रित उपवाक्य, ये आपका क्या है, आश्रित उपवाक्य है, ठीक है। ये आपका आश्रित उपवाक्य है और ये मुख्य उपवाक्य की विशेषता को बता रहा है। तो सीधे सीधे क्या हो गया, विशेषण। खड़े होने की वालों की विशेषता क्या है, जो खड़े, जिनको खड़ा किया जा रहा है उनकी विशेषता क्या है, क्योंकि जो खड़े किए जा रहे हैं वो सभी संज्ञा हैं। यहाँ पर चाहे जानवरों को ले लो, इंसानों को ले लो, लड़कों को ले लो, लड़की को ले लो, जिसको भी बोल लो, वो सभी संज्ञा हैं। उनकी विशेषता ये है कि उन्होंने कार्य नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, जो आदमी पढ़ता है वह अध्यापक, जो आदमी पढ़ाता है वह अध्यापक होता है। अब यहां पर किस चीज की बात है, यहां पढ़ाने पर जोर दी जा रही है या अध्यापक के होने पर जोर दी जा रही है, क्या होगा, जो अब यहां पर सिंपल सी चीज है, अध्यापक होने पर दी जा रही है। तो जो अध्यापक होता है उसकी क्या विशेषता है कि वो पढ़ाता है। जो अध्यापक होता है वो मुख्य वाक्य है और उसकी विशेषता है कि वो पढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, उन अंकल को बुलाओ जिनके हाथ में बैग है। अब इसमें मुख्य वाक्य क्या है, अंकल को बुलाना या हाथ में बैग होना,
ठीक है ना। तो यहाँ पर अंकल की विशेषता है कि उनके हाथ में बैग है, तो मुख्य वाक्य क्या हुआ, उन अंकल को बुलाओ। यहाँ अंकल को बुलाना मुख्य उपवाक्य है और उन अंकल की विशेषता है कि उनके हाथ में बैग है। तो ये हमारा विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट आते हैं, वह साइकिल कहाँ है जिससे आप कल आए थे। अब यहां पर बताइए कौन सा होगा। सिंपल, फटाफट जल्दी से जल्दी आपको सोचना है क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, तो जब भी आप पढ़ो पूरी तरीके से ध्यान लगा के पढ़ना है। अब यहां पर बताना है वह साइकिल कहाँ है जिससे आप कल आए थे। अब यहां कल आने पर बात हो रही है या साइकिल का मेन है, बोलो। तो यहां पर जो मुख्य वाक्य है वह साइकिल, क्योंकि यहां हम साइकिल के बारे में मेनली बात कर रहे हैं, तो वह साइकिल हमारा क्या है, मुख्य उपवाक्य है। और उसकी विशेषता, उस साइकिल की विशेषता, यह संज्ञा शब्द है ना साइकिल, इसकी विशेषता है कि उससे आप कल आए थे, तो यह विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह तो चला गया। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह तो चला गया, तो अब इसमें मुख्य वाक्य क्या है, उसका चला जाना, ये मुख्य वाक्य है। और उसकी विशेषता क्या है, जिसे आप ढूंढ रहे हैं। उस व्यक्ति जो चला गया उसकी विशेषता क्या है कि उसे ढूंढा जा रहा है। तो क्लियर हुआ आपका विशेषण उपवाक्य यहां पर। अब आ जाते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसकी भी थोड़ी सी पहचान होती है, ठीक है। अब इसकी पहचान क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य जिन वाक्यों द्वारा मुख्य उपवाक्यों में क्रिया की विशेषता बतलाई जाती है उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य किसी काल, स्थान, रीति, परिणाम, कार्यकरण आदि का द्योतक होता है, तो द्योतन करते हैं। यानी कि जो आपके क्रिया विशेषण उपवाक्य होंगे वो हमेशा, अब क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, जिसमें रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, ये सारे क्रिया विशेषण के भेद हैं, तो उन भेदों को जानना समझना जरूरी है, तभी आप इसे समझ पाओगे। तो मेन है वो काल यानी कि समय, स्थान, रीति यानी किस तरीके से की जा रही है, उसका परिणाम क्या हो रहा है, और कार्यकरण यानी कार्य करने का तरीका क्या है। ये सारी चीजें जो हैं वो क्रिया विशेषण के अंतर्गत बताई जाएंगी। अब इसकी पहचान क्या है, उन उपवाक्यों में जहां जैसा, जब, ज्यों, त्यों आदि समुच्चय बोधक अव्यय प्रयुक्त हो। यानी कि जब, जहां पर बेसिकली क्या है, आप ध्यान देखो, जा वाले शब्द जैसा, जब, ज्यों, त्यों, ये अव्यय समानाधिकरण, समुच्चय बोधक व्याधिकरण अव्यय जहां कहीं पे भी लगे होंगे वो आपके जो है क्रिया विशेषण उपवाक्य होंगे। जबकि आप देखोगे विशेषण उपवाक्य में ये सारे नहीं लगते। जब, जहां, ज्यों, त्यों, इस जैसे अव्यय देखिए विशेषण उपवाक्य में कहीं लगे हुए हैं, आप देखो पढ़ो, यहाँ कहीं पर भी जब, जहां, ज्यों, त्यों जैसे कहीं नहीं लगे हैं, ठीक है। अब इनके उदाहरण देखते हैं, चलिए। जब राम आया तो बारिश होने लगी, ठीक है। यहां पर क्या है, जब राम आया तो बारिश होने लगी। अब यहां पर आपको सबसे पहला जो हम मुख्य वाक्य निकालना है, ध्यान रखना, मुख्य वाक्य है तो बारिश होने लगी, तो बारिश होने लगी मुख्य उपवाक्य है। जबकि जब राम आया, अब बारिश होने की का जो बारिश हो रही है वो किसके कैसे हो रही है, जब राम आया था तब बारिश होने लगी। तो यहां पर आप देख रहे हो सबसे पहली चीज जो पहचान बताई गई थी कि जब जैसा शब्द लगा होगा और जो है वो मुख्य वाक्य के कार्य के होने का समय बता रहा है, कार्य के होने का समय बता रहा है, यहाँ टाइम नहीं बताया। या हो सकता है जब शाम हुई तब बारिश होने लगी, ऐसा हो सकता है, जब शाम हुई तब बारिश होने लगी। जैसे अभी हम लोगों ने एक शब्द पढ़ा था, जब शाम हुई तो बिजली चली गई, है ना। अभी एक हम लोगों ने मिश्र वाक्य जब पढ़ रहे थे तब ये सेंटेंस पढ़ा था ना, जब शाम हुई तो बिजली चली गई, ये एक पढ़ा था। तो इसमें जहां पर भी जब लगे, जैसा लगे, ज्यों लगे, जैसे ही लगाइए आपको तुरंत समझ लेना ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये हमेशा क्रिया करने के तरीके को बताएगा। अब यहाँ पर जो बारिश हो रही है, जो मुख्य वाक्य है, इसका समय कब पता चल रहा है, जब राम आया था, तो ये हमारा हो जाएगा क्रिया। इसीलिए देखिए समय बता रहा है, इसलिए इसको बोला गया कालवाची, ठीक है। नेक्स्ट आइए, यदि वह पढ़ लेता तो अवश्य अच्छा इंसान बनता।
यहां कार्य का कारण क्या है ये बताया जा रहा है। तो यहां पर यदि वह पढ़ लेता तो अवश्य अच्छा इंसान बनता। मुख्य वाक्य क्या है? तो अवश्य इंसान बनता। अब ये क्रिया तब होती जब उसने पढ़ा होता। क्या होता? जब उसने पढ़ा होता। तो उसने अगर पढ़ा होता तो उसके कारण वो अच्छा इंसान बनता। तो ये हो गया आपका कार्यकरण। अगर कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसके पीछे का कोई कारण होता है। जैसे हम खाना खा रहे हैं, तो खाना हम क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हमको भूख लग रही है। ठीक है। अब उसी तरीके से आप आ जाओ, अगर आप अभी 10th की तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए ना। कोई भी काम क्यों किया जाता है? क्योंकि उसकी अपनी एक वजह होती है। और अगर कोई काम सफल नहीं हो पाता तो उसके सफल ना होने के पीछे भी कारण होता है। अब देख लीजिए यहां पर क्या हुआ, वो अच्छा इंसान नहीं बना क्योंकि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं करी थी। ये कारण है, जो उसका कार्य है उसका कारण है। नेक्स्ट आते हैं, जहां जहां प्रधानमंत्री गए वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। अब यहां पर क्या है? मुख्य बात स्वागत होना। प्रधानमंत्री के जाने के बारे में हमने बात नहीं करी, हम बात कर रहे हैं उनके भव्य स्वागत होने के बारे में। तो वहां उनका भव्य स्वागत हुआ, ये हमारा क्या है? मुख्य उपवाक्य है। और उस पर आश्रित क्या है? यानी कि जो उनका स्वागत हुआ तो कहां हुआ वो आपको बताया जा रहा है, स्थान बताया जा रहा है जहां जहां वो गए। तो ये हमारा क्रिया विशेषण है। ये क्या बता रहा है? स्थान को बता रहा है। किसको बता रहा है? स्थान को बता रहा है। तो जिनको मैं बॉक्स में कर रही हूं ये आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य है। नेक्स्ट आते हैं, जहां तुम रहते हो वहीं मैं रहता था। क्या है? जहां तुम रहते हो वहीं मैं रहता था। ठीक है। अब यहां पर तुमसे पूछा गया ना कि तुम कहाँ रहते हो, तो तुमसे जहां आप रहते थे मैं वहीं रहता हूं। तो क्वेश्चन मेन क्या था? आप कहाँ रहते हो। तो ये मैं क्या कहते हैं, वहीं मैं रहता हूं, ये आपका मुख्य उपवाक्य है। और तुम जहां रहते थे ये आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। और ये रीति को बता रहा है। रीति मतलब कोई चीज जो हम परंपरागत तरीके से बताते हैं। हम सीधे ये भी बता सकते थे हम संजीव नगर में रहते हैं या हम सरोजनी नगर में रहते हैं, ये ना बताकर हमने उसमें रीति क्या अपनाई कि जहां आप रहते थे वहां हम वहां रहते हैं। तो ये रीति हमने बताई। ठीक है ना। हम सिंपल ये भी बता सकते थे, उस जगह का एड्रेस कह सकते थे, लेकिन हमने एड्रेस नहीं बोलकर क्या बोला? हमने ये बात को बोला। तो ये परंपरागत तरीके से अक्सर हम जो है लोगों को समझाने के लिए ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं। जैसा अध्यापक ने बताया बच्चों ने वैसा काम किया। अब इसमें मुख्य काम क्या है? बच्चों ने काम कैसा किया। तो ठीक है ना। तो यहां पर ये हमारा मुख्य उपवाक्य है और जैसा अध्यापक ने बताया ये हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य है। फिर आते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब यहां पर भरना, यहां पर क्या है? वैसा शब्द, वैसा भरोगे, ये हमारा मुख्य उपवाक्य है। जैसा करोगे ये हमारा जो है क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जितना तुम जानते हो उतना काम करो। जितना तुम जानते हो उतना काम करो। तो यहां पर उतना काम करो ये आपका मुख्य उपवाक्य है और जितना तुम जानते हो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो इस तरीके से आपको ये पहचानते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है। अब आगे, तो आगे अब क्या देखना है? आगे हमें देखना है इसकी प्रैक्टिस करनी है। खाली समझ लेने से बात नहीं बनने वाली है। मतलब हमने इस पूरे वीडियो में क्या देखा? हमने उसके क्या कहते हैं जो गुण होते हैं वाक्य के, वो वाक्य के अंग देख लिए, वाक्य के भेद देख लिए और उपभेद देख लिए। ये सब कुछ देख तो लिया, समझ भी लिया। हमें लगा कि हाँ हमें सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन अभी समझ में नहीं आया है। जब आप इसके क्वेश्चन आपके सामने आए और आप उसको हल कर लो और बिल्कुल सही हल कर लो तो इसका मतलब होता है कि आपकी समझ में आ गया है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम करने वाले हैं इस वाक्य की पूरी प्रैक्टिस, ताकि आप अच्छे से सारी चीज़ों को समझ सको। ये मेन रहता है, चीज़ों को अच्छे से समझना मेन है। तो अच्छे से समझने के लिए हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें हमको क्लियर हो जाएंगी और फिर वो प्रैक्टिस करने के बाद मैं MCQs लेकर आऊँगी ताकि आप फटाफट उसके आंसर्स दे सको। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम देखेंगे इसी टॉपिक की एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।